हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक और शानदार वीडियो के साथ। ये बच्चों आपके लिए यूं समझिए कि जैसे होता है ना कि भैया तकलीफ में दर्द कोई हो जाए उसमें दवा काम करता है, तो आज की ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर का वन शॉट लाया जाए, तो आज हम बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जनन स्वास्थ्य का वन शॉट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। अब आप भी बच्चों लग जाओ पढ़ाई में, समय ना गंवाओ, क्योंकि अब समय बचा नहीं है ज़्यादा। और भाई समय का उपयोग जो भी सही से नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है। समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है, इसलिए इस बात को समझ जाओ, है ना। आज आपके पास समय है तो उसका उपयोग करो, नहीं तो कल को समय आपको इतना भी समय नहीं देगा कि समय के साथ आप सुधर जाओ। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं भैया इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक ही फ्रेम में, और इसमें एक 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक आपका 2 या 3 नंबर में फिक्स होता है 100 में 100%। कौन से वो क्वेश्चन है, चलिए उनको देखते हैं। पहला है भैया कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण व मतलब कारण का वर्णन करना है। कारण निवारण दोनों आता है। तो सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है उस बात को समझ लेते हैं। या डायरेक्टली बोल देगा कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए। अब जनसंख्या वृद्धि पे निबंध का मतलब आपको उसमें भैया जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, सब कुछ लिखना होता है थोड़ा थोड़ा करके। यार जैसे ऐसे भी पूछता है, ठीक, हर साल पूछा गया, हर साल मतलब हर साल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे बच्चों बात कर ले 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर का टॉपिक है भैया, याद रखना, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। वैसे हर एक स्टूडेंट इसके बारे में भली भांति परिचित हैं, ठीक है। क्यों, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आओ, आपको भैया होता है ना कि आपको भाई 9th हो चाहे 10th हो 11th हो, सब में मिल जाता है कहीं ना कहीं ये टॉपिक। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। वृद्धि का मतलब है भाई बढ़ोतरी। तो जब किसी भी क्षेत्र की, ठीक, कोई मतलब क्षेत्र है या फिर हम कह लें कि कोई एक निश्चित मतलब स्थान कोई भी है, वहां पर निवास करने वाली जो भी प्रजातियां होती हैं, अगर उनकी जनसंख्या में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है, ठीक, तो वो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक, तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक या अनियंत्रित वृद्धि, अनियंत्रित मतलब जिसको पूरी तरह से नियंत्रित ना कर सको, अचानक से होने वाली जो वृद्धि है भैया उसी को जनसंख्या वृद्धि या फिर बच्चों जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है ना। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण होता है। ठीक, यानी सबसे प्रमुख कारण तो यही है भैया कि अगर जैसे मृत्यु दर में कमी, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाए, जन्म लेने वालों की संख्या अधिक हो जाए, तो ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है। तो कारण में समझना, पहला है निरक्षरता। ठीक है, देखिए निरक्षरता का मतलब जिसको बोलते हैं भैया मतलब जो व्यक्ति क्या है पढ़े लिखे ना हो। ठीक है ना। निरक्षरता का मतलब भाई साक्षर का मतलब पढ़े लिखे, निरक्षर का मतलब क्या होता है अनपढ़ गंवार। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई पे महत्व नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं वही बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो जिनके पास बहुत धन दौलत घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, उनके 1 बच्चे या 2 बच्चे मैक्सिमम, वो उतने में खुश हैं। फिर भी इनको एक टेंशन होती है कि अगर मैं ज़्यादा बच्चे होंगे तो भाई इनका भविष्य कैसा होगा। लेकिन वही गांव में चले जाओ ना, आज भी जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं या इधर उधर, तो भैया जिनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं हैं, वो मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, उनके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो एकदम टेंशन फ्री होते हैं कि भाई कुछ जो भी होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं तो ये कारण हो जाता है, नहीं भाई पढ़े लिखे होते हैं तो वो इस बात को समझेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से कितनी समस्याएं उत्पन्न होती है, भाई सब ये सारी चीजें वो भली भांति जानते हैं। तो निरक्षरता जो है भैया जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश की जो अधिकांश जनता है वो निरक्षर है, आज भी बहुत अनपढ़ गंवार लोग हैं। ठीक है ना। इस कारण से अज्ञानता वश वह संतान उत्पत्ति करते हैं। मतलब ये होता है उनको टेंशन किसी बात का नहीं होता है, भैया संतान की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो पहला कारण बच्चों जनसंख्या बढ़ने का अनपढ़ ये है मतलब निरक्षरता। दूसरा सामाजिक रीति रिवाज,
ठीक। देखिए सामाजिक रीति रिवाज का मतलब क्या है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो थॉट होता है, माइंडसेट होता है, वो पुराने जमाने का ही है। ठीक। वो जैसे होता है ना कि भैया उनका ये सोचना होता है कि अगर हमारे घर में लड़का पैदा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे वंश का नाम रोशन करेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना। तो उनको ये चाहत होती है, उनको चाहिए पुत्र। ठीक। उनको चाहिए पुत्र, क्योंकि उनके हिसाब से पुत्र ही वंश का नाम रोशन करता है। चाहे बुढ़ापे में उनको पकड़ के खूब बढ़िया से इधर उधर घुमाए, है ना, टांग पकड़ के मारे पीटे माँ बाप को, लेकिन फिर भी चाहिए उनको लड़का। जबकि भाई बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं, ये बात सच है। अगर माँ बाप पे कोई दिक्कत आ जाए ना कहीं ये बात हम भी मानते हैं, भाई लड़कों से ज़्यादा तकलीफ उनको होती है। वो अपने ससुराल में भी रहेंगी, वहां से भाग कर आएंगी माता पिता के लिए। ठीक। तो ये बात आज भी कोई मतलब व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए वही चीज, हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, और इसी कारण पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। भैया पुत्र की चाहत है और पुत्र की चाह में भाई पुत्री का जन्म होने लगता है। पता चला लड़के की जैसे होते ना कि भैया सोच रहे कि लड़का हो, नहीं हुआ अगली बार होगा, नहीं हुआ अगली बार होगा, नहीं हुआ अगली बार, ऐसे ऐसे करके 3 से 4 पता चले बेटी का जन्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि नहीं, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है बच्चों। ठीक है ना भैया। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला, जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या, कम आयु में विवाह। और जो आज भी देखने को मिल रहा, ऐसा नहीं है कि ये बाल विवाह का प्रथा मतलब बहुत पहले था अब तो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे समाज में है, और वही हमारे समाज को बेकार कर रहा है। और ये क्या है, इसी के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि होगा क्या भैया, पता चले कि 16 17 साल 18 साल में किसी की शादी कर दो। ठीक है ना। तो उसी में कोई व्यक्ति ऐसा है कि 30 साल का हो गया, अभी वो बेरोजगार घूम रहा है, तो जब तक कि इसकी शादी हो रही तब तक तो इसके 3 बच्चे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण। भैया शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है इन संतान की उत्पत्ति होगी, तो ये जनसंख्या वृद्धि का ही तो एक कारण है। ठीक है। तो वही चीज, कम आयु में विवाह, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति जो हैं यानी पति पत्नी जो हैं वो संतान उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक। वही चीज है भैया, कम उम्र में शादी हो जा रही है तो वो संतान उत्पन्न मतलब करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बन जाएगा। ठीक है। अगला जो कारण है भैया वो है गरीबी। ठीक। अब गरीबी की बात करें तो गरीबी के बारे में क्या ही बोल सकते हैं भाई, अगर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ तो हर कोई गरीबी को बहुत नज़दीक से देख रहा है और इसको झेल भी रहा है, उससे सामना कर रहा है, लड़ रहा है। एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है भाई, गरीबी से लड़ रहा है ना, जूझ रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं भाई लड़ते 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 जीवन ही खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो उम्र का भी लिहाज नहीं करती। आपने देखा होगा कि होटल हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी शॉप होते हैं, ऐसे भी मतलब चले जाओ बहुत सारे जगहों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, माता पिता का कोई पता नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि हाँ इनके पिता एक नंबर के बेवड़ा हैं, क्या करे बेचारा, घर चलाने के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उम्र का लिहाज नहीं करती है। ठीक है ना। तो गरीबी बहुत ही बुरी चीज है भैया, तो ये भी एक कारण हो जाता है ना। गरीबी भी एक कारण क्यों हो जाता है, क्योंकि गरीब लोग हैं उनके पास साधन नहीं होगा। अब गरीब हैं तो वो ढंग से पढ़ लिख नहीं सकते, अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इसके महत्व को नहीं समझेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जो जनता है वो निर्धन है, बोले तो गरीब है, और जो इस बात से में यकीन करते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। ठीक। यही चीज मतलब जिसको पुरानी रीति रिवाज बोलते हैं भैया, या फिर बोलते हैं इसको बोलते हैं जैसे होता है ना कि मतलब जैसे होता है कि जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना धन अर्जन करेंगे। ये चीज गरीब में यही तो होता है ना, यही माइंड में होता है कि अगर हमारे 30 बेटवा हैं तो 30 मतलब 3 बेटवा हैं, अगर 3 के तीनों महीने का 10-10 हजार कमा के लाएं तो महीने का 30,000 रुपया हुआ। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि उन तीनों के अगर 3-3 बच्चे हुए तब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये तो सोचते हैं कि जितने हमारे बेटे होंगे उतना कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जनसंख्या में भी तो वृद्धि हो रही है, तो ये चीज हो जाता है। अगला, मृत्यु दर में निरंतर कमी। देखिए पहले के समय में ये था कि भैया साधन उपलब्ध नहीं था इतना, अगर आज जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में
जितना आज क्रांति आ गई है तो उस तरह से कुछ भी नहीं था। आज अगर 10-20 किलोमीटर के रेंज में देख लो तो कम से कम 15 से 20 हॉस्पिटल कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं मिल जाएंगे, ठीक, जहां वीरान जगह है वो तो बात अलग है। नहीं तो अक्सर क्या है, आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक। लेकिन पहले क्या था, महामारी आ जाती थी, कोई अकाल पड़ जाता था या कोई और ऐसी अन्य मतलब ऐसे कोई घटनाएं हो जाती थी कि लोग अचानक से उनकी संख्या कम, ठीक, यानी वो परलोक सिधार जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई है, मतलब बहुत कम हो गई है जन्म लेने वालों की संख्या की अपेक्षा, ठीक है। तो वही चीज है भैया, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम, बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि से होने वाली जो मौतें हैं वह शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में क्या है भैया, अधिक वृद्धि आई है। मतलब मृत्यु दर में तो कमी आई है लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या में बहुत ही ज्यादा उछाल आया है, ठीक है, जो क्या है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक भैया, समझ में आया बच्चों? तो ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब आप देख सकते हैं ये सब ऐसे टॉपिक हैं, एक बार आप देख लो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतने मजेदार हैं, रटने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। आप खुद इस बात से भली भांति परिचित हैं। चलिए इसको भी भाई छाप लीजिए। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो ये जनसंख्या वृद्धि का हमने कारण देख लिया, कारण तो देख लिया कि किस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे हमने बताया ना कि पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, या फिर पुत्री की चाह में पुत्र का जन्म देना, फिर निर्धनता, ठीक, यानी गरीबी, फिर उसके बाद निरक्षरता, तो बहुत सारी चीजें, और जन्म मृत्यु दर में कमी, तो ये सब कारण हो गए। अब मतलब इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है तेजी से, इसमें कैसे नियंत्रण लाया जा सकता है, मतलब किस तरह से क्या मतलब योजनाएं की जानी चाहिए, ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे क्या है जनसंख्या वृद्धि पर, या फिर ऐसे इसको बोल देगा भैया परिवार नियोजन पर निबंध लिखिए, ऐसे पूछ सकता है, या फिर कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कुछ करना होगा ताकि जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है भैया उस पर कुछ ब्रेक लग जाए, ठीक। चलिए देखिए, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना, ठीक है ना। देखिए भैया, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना, देखिए एक शिक्षित व्यक्ति, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो एजुकेशन के महत्व को, मतलब एजुकेशन का क्या महत्व होता है उसको भली भांति समझता है, ठीक, और वो आय और व्यय के बारे में भी भली बात परिचित होता है। मतलब वो सोचता है, वो अच्छी तरह से ये समझता है कि आज हम इतना कमा रहे हैं तो हमको कितना बचाना चाहिए भैया और कितना खर्च करना चाहिए। लेकिन जो एक गरीब लोग होते हैं ना, कि जो अक्सर क्या है कि भैया जो जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, और एक नंबर के बेवड़े निकल जाते हैं, तो उनको क्या है, बस इतना होता है काम धंधा करके आना है, पौआ मार के सो जाना है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, मतलब उनसे कुछ नहीं मतलब होता है। और अक्सर क्या है, उनके संतान भी उसी तरह से उसी राह पे चले जाते हैं, जो एक गलत बात है, ठीक है ना। भाई माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के लिए मतलब वो सारी सुविधाएं दे सकें, और अक्सर हो भी रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे एजुकेशन का महत्व आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। अगर शिक्षा का महत्व यानी क्या होता है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए लोगों तक, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। तो लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय और व्यय के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होता है, इसलिए वह सीमित परिवार के महत्व को समझता है, ठीक। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित होते हैं। वही चीज ना भैया, वो जानता है कि आज अगर हमारे इतने बच्चे हैं तो कितना पैसा खर्चा हो सकता है इनके पीछे, और ये जब समझ लेता है ना तो उसी हिसाब से वो कमाई कर रहा है, उसी हिसाब से वो बचत कर रहा है, उसी हिसाब से खर्च कर रहा है, क्योंकि वो जानता है उसके महत्व को, ठीक। ये चीज। दूसरा चीज, बच्चों की संख्या का निर्धारण। अगर हर फैमिली ये सोच ले कि हाँ हमको बस इतने बच्चों, मतलब इतने ही बच्चों में गुजारा करना है, बस केवल हमको इतने संतान उत्पत्ति करना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अपने आप, भैया भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी देश हो, हर जगह ये समस्या सॉल्व हो जाए, ठीक।
अगर हर एक परिवार सीमित बच्चों की संख्या को महत्व देने लगे, कि अगर हर किसी का थॉट हो जाए कि हाँ बस एक बच्चे ठीक हैं, या मैं भी मैक्सिमम बहुत जा रहे हैं कि बस 2 से ज़्यादा संतान सोचना ही नहीं है, अगर ये चीज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं भाई जनसंख्या वृद्धि से मतलब नियंत्रण ही नहीं, यूं कह सकते हैं एकदम कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से भी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भी प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए और तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। जैसे कहीं कहीं बहुत सारे राज्य में ऐसा है ना कि भैया अगर जिनके ज़्यादा संतान, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना, मतलब 2 से ज़्यादा, 3 से नहीं 2 से ज़्यादा हैं, तो उनको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई है तो मतलब जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, तब भी आदमी डरेंगे थोड़ा कि यार जब मिलेगा ही नहीं तो क्या मतलब है। ठीक, अब पता चले यहाँ पे सरकार का मतलब ये पूरी तरह से भैया उसका वो लिखवा दिया सिद्धांत कि हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ पर आदमी फॉलो क्या कर रहा है, हम दो हमारे होने दो। तो भैया कहाँ से कुछ हो पाएगा। वो क्या करते हैं, वो उस पर नहीं देखते हैं कि हम दो हमारे दो, नहीं उस पर नहीं सोचते ही नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए, अगर हर एक परिवार इसके महत्व को समझ जाए कि परिवार में केवल 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, तो क्या है परिवार भाई सुखी रहेगा और परिवार ही नहीं पूरा देश भी तरक्की करेगा। आगे है, अगला है भैया कि विवाह योग जो आयु है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। यानी जो विवाह की आयु है, ठीक, विवाह की आयु है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। हमने बताया ना, पता चले अगर 18 साल के अंदर कर दे रहे हो, ठीक, और एक व्यक्ति की 25 से 30 साल के कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंतर है कि नहीं भाई, 6 से 8 साल का अंतर है। जब तक उसकी शादी होगी तब तक तो इसके 2 से 3 बच्चे हो जाएंगे। तो यही चीज अगर विवाह की आयु में थोड़ा वृद्धि कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है संतान उत्पत्ति की जो क्षमता रहेगी भैया वो क्या है थोड़ा देर से होगी, तो कहीं ना कहीं उसके महत्व को समझेंगे। तो वही चीज, विवाह का जनन से सीधा संबंध होता है, अतः विवाह की आयु में क्या है भैया वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी आएगी और इसके कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो ये है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कुछ उपाय। आगे और भी हैं 1-2, देख लेते हैं उनको भी। चलिए पहले इतना छाप लीजिए भाई, हो गया भैया। चलिए देखते हैं, अगला है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब क्या है, जैसे अभी देखा होगा गांव में भाई महिलाओं को इस बात को अच्छे से बताने के लिए जो आशा वाले होते हैं, है ना, जो आशा में संस्था में बहुत सारी महिलाएं होती हैं, घर घर जा कर के समझाती हैं महिलाओं को कि हाँ ये करना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सारी रासायनिक विधियां हैं, भौतिक विधियां हैं, ठीक है ना, और शल्य चिकित्सा भी विधियां हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों के महत्व को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, भाई टेलीविज़न में भी आप देखे होंगे और जगह जगह पर ये बैनर के माध्यम से भी होता है, तो ये इसका प्रचार व प्रसार अगर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर भी क्या है आदमी सोचेंगे। तो वही चीज़ है भैया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनके प्रयोग से मतलब क्या है प्रेरित किया जा सकता है कि आप गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करें अगर संतान नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। या फिर शल्य चिकित्सा विधि भी है, वो आगे देखेंगे, पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी को, ठीक है ना। चलिए अगला है भैया कि कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। देखिए इससे क्या होगा कि कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, इससे क्या होगा भैया, तो इससे ये होगा कि देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक, कृषि से संबंधित और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं जो आदमी का दिमाग है इन सारी चीज़ों से हटकर उसमें लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, तो इससे भी क्या होता है भैया जब रुचि हटेगी वहाँ से तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पर कर पाएगा, है ना, तो यही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे वहाँ पे यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीक को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि कि मतलब के क्षेत्र में क्या है ज़्यादा उन्नति की जा सकती है तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों की रुचि भी उत्पन्न होगी, ठीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाई वो क्या है अपने काम पर फोकस करेंगे,
ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। नहीं तो पता चले वही निगाहें मूवी में था एक गाना ना, कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे, रात को आराम करोगे, प्यार कब करोगे। तो वो चीज रह ही नहीं जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा काम पर फोकस होगा व्यक्तियों का, ठीक है ना। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं भैया कि बंध्याकरण क्या है। बंध्याकरण, ठीक। अब बंध्याकरण मतलब क्या होता है भाई, देखिए बंध्याकरण में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें भाई स्त्री और पुरुष के जो जनन वाहिनियां होती हैं उनको काटकर बांध दिया जाता है, ताकि जो उनके युग्मक हैं वो बाहर ना निकल सके। लाइक दैट, जैसे भाई महिलाओं में अंडाणु हो गया, पुरुषों में शुक्राणु हो गया, तो ये बाहर ना निकल सके, ठीक। ये विधि ही होती है बंध्याकरण। अब बंध्याकरण के लिए दो कारगर विधियां हैं, या कभी कभार पूछ लेता अस्थाई विधियां कौन कौन है, तो दो अस्थाई विधियां हैं भैया, एक पुरुष नसबंदी, एक महिला नसबंदी। तो भैया पहला होता है महिला नसबंदी, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब, महिलाओं में ट्यूब होती है, नली होती है, इसलिए ट्यूब मतलब ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको। हिंदी में इसे है इंग्लिश वर्ड, लेकिन कभी कभार ऐसे हिंदी में पूछ लेगा ट्यूबेक्टोमी पर टिप्पणी लिखिए, तो भैया ट्यूबेक्टोमी यानी महिला नसबंदी। अब देखिए महिला नसबंदी में होता क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमने बता दिया कि भैया ये आपके क्या है, इस तरह से, ठीक है। देखिए वैसेक्टोमी में होता क्या है, वैसेक्टोमी सॉरी ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है। ट्यूबेक्टोमी में ये जो ट्यूब है, नली, नली भैया इधर हो चाहे इधर, ठीक, दोनों तरफ। ट्यूबेक्टोमी में करते क्या है कि महिला के ट्यूब यानी नली को, जिसको डिंब वाहिनी बोलते हैं भैया, डिंब वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु बाहर ना निकल सके। अब बाहर नहीं निकलेंगे भैया, निषेचन नहीं करेंगे, तो ये प्रक्रिया होती है ट्यूबेक्टोमी, बोले तो महिला नसबंदी। तो आप लिखेंगे भैया कि इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, ताकि जो ओवरी में जो क्या है ओव्यूल यानी अंडे जो बनते हैं भैया, वो अंडवाहिनी नलिका में आगे की तरफ ना बढ़ सके, यानी ये बाहर यहां तक ना निकल सके, ठीक है ना, तथा निषेचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी ना हो सके। इस विधि से जो है यानी जनन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सेफ विधि है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना इसके कोई साइड इफेक्ट हैं। बस ये है कि भैया इसमें क्या है, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, बस, ठीक। बस सीधा सा है कि महिला नसबंदी में महिला के जो जनन जो अंडवाहिनी है, डिंब वाहिनी, उसको काटकर बांध दिया जाता है, ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु बाहर ना निकल सके और निषेचन ना कर सके। तो ये हो जाता है भैया क्या चीज, आपका महिला नसबंदी, ठीक। आई बात समझ में। चलिए भाई इसको जल्दी से छाप लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए बच्चों। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे पुरुष नसबंदी या इसी को वैसेक्टोमी, क्योंकि पुरुषों में होता क्या है, वैश होती है, वैश बोले नस होती है, इसीलिए नसबंदी। महिलाओं में ट्यूब होती है, नली होती है, इसलिए नलबंदी वही कहते हैं उसको, नसबंदी या नलबंदी भी, ठीक है ना। देखिए वैसेक्टोमी क्या होता है, तो वैसेक्टोमी में वैस यानी नसें, इसमें क्या होता है कि जो पुरुष, अगर पुरुषों में बात करें तो भैया जो वृषण से निकल करके नलिकाएं निकलती हैं, इसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, तो शुक्रवाहिनी को इसमें काटकर बांधा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर जो भी स्पर्म बनता है भैया, वही क्या है, मतलब जाकर के बाहर जब निकलता है तो वही क्या है, निषेचन के लिए सहायक होता है। तो अगर जो वैस है, नसें हैं, उनको काटकर बांध दिया जाएगा तो स्पर्म बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो वही चीज है भैया कि यदि इस विधि मतलब इस विधि में क्या होता है, पुरुषों के जो शुक्रवाहिनी है उनको काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो वृषण में बनने वाले शुक्राणु है आगे ना बढ़ सके और निषेचन की प्रक्रिया भैया पूरी ना हो सके, और इसका जनन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो रहा मतलब पुरुष नसबंदी, या जिसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि बंध्याकरण क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, बस एक बार आप सुन लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको भी छाप लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये सब अभी तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब अब थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो गए हैं, यहां से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिकित्सीय सगर्भता समापन। अब इसको शॉर्ट में एमटीपी भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है भैया, कई बार पूछा गया है कि एमटीपी, इसमें क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है कुछ। एमटीपी क्या है? एमटीपी का मतलब सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोला? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी मेडिकली रूप में, यानी मेडिकल तो कहते हैं चिकित्सीय तरीके से जो सगर्भता है यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना यानी नष्ट कर देना, वो कहलाता है चिकित्सीय मतलब सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हमने बताया एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए बच्चों, ये होता क्या है, इसमें होता क्या है कि ध्यान देना, ये जो होता है भैया कि जैसे हमने बताया ना कि एक भ्रूण पूरी तरह से तैयार होने में उसे कितना वक्त लगता है? 9 माह का। कोई भी भ्रूण होता है तो एक भ्रूण को परिपक्व होने में, परिपक्व का मतलब तैयार, परिपक्व होने में कितना वक्त लगता है? 9 माह का, 9 माह का वक्त लगता है। ठीक, 9 माह का वक्त लगता है, तब जाकर के वो परिपक्व भ्रूण बन जाता है, यानी उसी से शिशु का फिर विकास होता है। लेकिन जब क्या हो जाए भैया, भ्रूण को, इस भ्रूण को क्या कर दिया जाए, यानी प्रथम तिमाही यानी या फिर लगभग 12 सप्ताह तक, ठीक है ना, यानी 2 से 3 महीने के अंदर ही अगर भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, यानी भ्रूण की मतलब अवस्था पूर्ण होने से पहले या गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को क्या कर देना? नष्ट कर देना, ये कहलाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। हमने क्या बोला कि गर्भावधि यानी गर्भावस्था जो है वो पूर्ण होने से पहले, यानी उसका समय पूर्ण होने से पहले ही उसको नष्ट कर देना। ठीक, ये कहलाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब देखिए ये करा क्यों जाता है भैया? देखिए वैसे तो भ्रूण बोलते हैं ना कि ये कन्या भ्रूण हत्या की श्रेणी में आ जाता है कि भाई भ्रूण को अगर नष्ट कर दिया जा रहा है, गर्भ के अंदर ही शिशु को मार दिया जा रहा है, तो ये कन्या भ्रूण हत्या है। और कहीं ना कहीं इस पे क्या है भैया, ये एक कानूनन बहुत बड़ा जुर्म माना गया है, इसके लिए बहुत कड़ी सजा है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं बच्चों जिसके कारण भैया ये करवाना आवश्यक हो जाता है, और ऐसे केसेस में सरकार मतलब इस पे फिर कोई कानूनन रोक नहीं होता है। वो कौन सी स्थितियां हैं? मतलब जैसे ध्यान से समझना, जैसे किसी भाई होता है ना कि किसी के साथ जैसे कोई यौन उत्पीड़न घटना हो जाए, ठीक है ना, जैसे बलात्कार की घटना हो जाए, तो उसके द्वारा अगर भाई उसके अंदर यानी उस लड़की के अंदर अगर प्रेगनेंसी आ गई है, तो ऐसे केसेस में उसको मारना यानी मतलब नष्ट कर देना, मारना नहीं भैया, नष्ट कर देना, वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जुर्म नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के निगाह में भैया वो क्या है, एक कलंक माना जाता है, समाज के निगाह में उसे कोई एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा। तो ऐसे केसेस में करवाना आवश्यक है। या फिर दूसरा है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बच्चे को भी क्या है, बच्चे की यानी भ्रूण के भी जान को खतरा है, और साथ ही साथ जो माँ है उनकी भी जान को खतरा है, तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर साहब बोल देते हैं अगर माँ को बचाना है तो ये करवाना पड़ेगा, तब भी हो जाएगा। या फिर ऐसे केसेस आ जाएं कि भैया कोई अंदर कोई बीमारी हो, कोई घातक बीमारी हो, तो ऐसे केसेस में भी ये करवाना सुरक्षित माना जाता है। आई बात समझ में आ गया भैया कि एमटीपी क्या है, चिकित्सीय समापन क्या है? ठीक, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए लिखेंगे भैया कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित है, यानी इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता उसके बाद करवा रहे हो तो भैया महिला मतलब उस लड़की के भी यानी जिसके अंदर गर्भ पल रहा उसके भी जान को खतरा है, और हो भी नहीं सकता। ठीक, खतरा तो है ही, लेकिन और यह प्रक्रिया कानूनन अपराध, हमने बताया ना भैया ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कन्या भ्रूण हत्या मतलब। लेकिन क्या है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं भैया कि जब यह कराना आवश्यक हो जाता है, जैसे बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, या फिर शिशु में जन्मजात रोग, हमने बताया ना कोई अंदर बीमारी हो, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे भाई क्या है दंपति नहीं चाहते हैं कि हमको संतान हो, और इसमें क्या है कि महिला गर्भ निरोधक गोलियां भी खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गोली काम ना करे। ऐसे केसेस में अगर उनमें गर्भ हो जाता है तब भी वो करवा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ठीक, तब भी यही चीज है कि गर्भ निरोधियों मतलब निरोधक गोलियों के विफल या असफल होने पर भी ये करवाया जा सकता है। ठीक, और एक चीज ध्यान देना भैया कि इस प्रक्रिया से लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है।
मतलब इससे क्या है, इसमें भी जब ये सारी चीजें करवाते हैं तो इसमें लिंग परीक्षण भी हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। यही कारण है कि इसे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा, यानी इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, कानूनन अपराध है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भाई, इससे आसान तो नहीं मिलेगा आपको कहीं। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला है उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस। उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस, इसको ध्यान से समझना। उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भैया। देखिए अब इसमें क्या है, अगर आप देखें यहां पर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये पूरा गर्भ है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है, ठीक, और उसमें एक भ्रूण पल रहा है। तो इसमें होता क्या है, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस है क्या, ये एक ऐसी तकनीक है भैया जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण की, यानी जो गतिविधियां हैं उसको जानते हैं कि भैया वो कितना स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी तो नहीं हुई है, या फिर उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। इन सब चीज़ का जांच करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसमें करते क्या है, तो इसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से, इसमें करते क्या है, जैसे एक इंजेक्शन से माध्यम से भैया इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को, ये जो द्रव होता है ना बाबू, ये जो द्रव होता है इसको बोलते हैं एमनियोटिक, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं। ठीक, किसके माध्यम से, तो हमने बताया ना कि यहां पे निकालते हैं भैया इंजेक्शन के माध्यम से। ये एक इंजेक्शन हमने बना दिया। इसमें करते क्या है, तो एक इंजेक्शन के माध्यम से हमने बताया ना कि इसमें जो एमनियोटिक ये द्रव भरा हुआ है, एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है, जिसमें प्राय इस एमनियोटिक द्रव में जैसे एंजाइम हो गया, विशेष प्रकार के प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें है ना, इसमें डीएनए वगैरह रहता है। तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको लैब में जाकर के उस द्रव का टेस्ट करते हैं, यानी उसका पूरा जांच होता है। तब इससे पता चलता है कि हाँ, इस जो गर्भ पल रहा है भ्रूण, इसकी आयु क्या है, या फिर इसमें कोई रोग तो नहीं है, या भी ये स्वस्थ है भी नहीं है या नहीं, या साथ में ये भी पता चल जाता है कि पलने वाला अंदर ये जो भ्रूण है वो मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब नर है कि मादा है, ये सब पता चल जाता है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, पूरी विधि होती है, इससे ही कहा जाता है मतलब एमनियोसेंटेसिस। अब इसका उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य तो है भैया इसकी अनियमितता, इसमें कोई विकार दोष यानी रोग वगैरह हो है कि नहीं है, इस सब चीज को जांचने के लिए किया जाता है। विधि में बता दिया कि इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, गर्भाशय में उपस्थित एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। फिर क्या है, उसमें उपस्थित जो भी हमने बताया ना कि जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, उसके डीएनए है, तो इन सब की जांच की जाती है। फिर उसके बाद सब चीज का पता लगाते हैं, ये पूरी विधि है। ठीक, लेकिन इसमें भी वही चीज हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा लिंग का भी जांच यानी परीक्षण हो जाता है, इसलिए लोग क्या है, इसके आड़ में कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, लड़के की चाह में लड़कियों को मार रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा जुर्म होता है। ठीक है ना, चलिए तो लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया ना कि ये होता क्या है, उल्बवेधन। ठीक, देखिए यह एक ऐसी तकनीक है भैया जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है, इसकी गुणसूत्रीय असामान्यता व अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से क्या है, निकाला जाता है। बताया ना कि भैया इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है, तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उसकी असामान्यताओं का निरीक्षण यानी उसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन क्या है, इसके द्वारा लिंग का भी जांच हो जाता है। हमने बताया ना कि इससे पता चल जाएगा कि अंदर पल रहा लड़का है या लड़की है। ठीक है ना, इससे पता चल जाता है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का जो है दुरुपयोग
कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। ठीक, वैसे तो कहा जाता है भाई डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे आज ऐसे भी डॉक्टर हैं कि भैया वो भगवान नहीं, भगवान के पास भेज रहे हैं। ठीक है ना, मतलब वो पैसों की, बोलते ना कि चंद्र पैसों की वजह से, उसके लालच बस मतलब उल्टा सीधा काम कर देते हैं। ठीक है ना, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें क्या है, वो पैसों की लालच में चोरी छुपा ये काम करते हैं। लेकिन इससे क्या है कि जान भी जा सकती है माता और बच्चे दोनों की। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। तो वही चीज है भैया, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, पता चले लड़की है तो भैया उसको नष्ट कर देते हैं गर्भ में ही। ठीक है ना, तो ये शैतान है, राक्षस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, लेकिन अब देखिए भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। हमने बताया ना कि भैया गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कन्या भ्रूण हत्या को भैया अगर बात करें तो इस पर सख्त कानून लगाया है। लेकिन फिर भी वही चीज कि भाई चोरी चुप्पे पैसों की लालच की वजह से ऐसा आज भी कहीं कहीं हो रहा है। ठीक है ना, बाकी वैसे कन्या भ्रूण हत्या जो है भाई, ये क्या है, लिंग परीक्षण ये गैर कानूनी है। पता करना ही नहीं चाहिए कि हाँ लड़का है लड़की, अरे होगा जो होगा। ठीक, तो ये हो जाता है उल्ब वेधन या फिर एमनियोसेंटेसिस। चलिए इसको भी छाप लीजिए आप। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला देख लेते हैं। देखिए यौन संचारित रोग क्या है, या इसी को कहते हैं एसटीडी। याद रखना, फिर से इसमें भी आ गया, फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म। ठीक, जितने फुल फॉर्म है हम बता देंगे, डोंट वरी। एसटीडी क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसटीडी, ठीक है, एसटीडी क्या है, देखिए ट्रांस, देखिए इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर या डिसीज। ठीक, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है ना, याद आ गया भैया। चलिए, तो ये चीज होता। अब देखिए यौन संचारित रोग क्या है भैया, ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, या फिर कह लें कि जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित यानी एसटीडी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे किन्हीं दो रोगों के नाम, मतलब रोगों के बारे में और उसके लक्षण लिखना है। जैसा पहले हमने लिख दिया सुजाक, जिसको गोनोरिया भी कहा जाता है। गोनोरिया इंग्लिश वर्ड है, लेकिन कहीं कभी कभार ऐसे हिंदी में ही पूछ लेगा गोनोरिया पर टिप्पणी लिखो, तो सुजाक या गोनोरिया। सुजाक क्या है, तो ये एक ऐसी बीमारी है भैया जो नाइजीरिया गोनोरी, ठीक, नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। कहीं कहीं नाइजीरियाई लिखा होता है, ठीक, तो उस पर मत जाना, है वही नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। अब इसमें लक्षण की बात करें तो लक्षण कौन से हैं, पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। दूसरा है मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है भैया। ठीक, तीसरी चीज है कि यह ज्ञान, मतलब जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों को भी क्या है प्रभावित कर सकती है या मतलब करती है। ठीक, इससे क्या होता है जोड़ों में सूजन एवं पीड़ा होने लगती है। ठीक, तो ये यौन संचारित रोग जो है सुजाक या गोनोरिया के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भैया। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये चैप्टर ही बहुत छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरी वाली भैया उपदंश। देखिए उपदंश, दूसरा उपदंश या इसी को सिफिलिस कहा जाता है। इसमें भी ये सिफिलिस अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन हिंदी में लिखा होता है सिफिलिस कहीं कभी कभार। तो उपदंश या सिफिलिस क्या है, ये ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें अगर लक्षण की बात करें भैया तो पुरुषों व महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने निकल आते हैं। ठीक, मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है बच्चों, इसमें भी। नेक्स्ट है कि अत्यधिक संक्रमण में यह जीवाणु जो है हृदय, मस्तिष्क या फिर यकृत को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक, उपदंश या फिर सिफिलिस इसके लक्षण हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। अगला देखते हैं भाई,
देखिए बच्चों, ये तो हम कहेंगे कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये आपका भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना भैया, ठीक। कि परख नली शिशु क्या होता है। परख नली शिशु, इसके कई नाम है, कई तरह से बोलता है। इसको या तो बोलेगा भैया परख नली शिशु, या बोल देगा बच्चों IVF तकनीक, या जैसे परख नली शिशु हो गया, एक इसी को स्वपात्रे निषेचन बोलता है, स्वपात्रे निषेचन, या इसी को हमने बताया कि IVF तकनीक। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, परख नली के अंदर ही निषेचन, इसका मतलब है। तो परख नली शिशु इसीलिए कहा जाता है। अब देखिए परख नली शिशु में होता क्या है। देखिए हमने बताया ना, परख नली जो शिशु, ये बच्चों टेक्नोलॉजी, ये जो तकनीक है उन पति पत्नी के द्वारा यानी उन दंपति के द्वारा अपनाई जाती है जिसमें भैया या तो महिला में गर्भ नहीं ठहरता है या फिर पुरुषों में कोई मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो उनके द्वारा ये होता है कि पूरी तरह से मतलब वो उनमें जन्म तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके में मेटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना। जो शुक्राणु और अंडाणु है उनकी मेटिंग नहीं हो पाती है, तब ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसमें करते क्या है कि जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है या शरीर का जितना तापमान है उतने तापमान पर लैब में एक माहौल उत्पन्न कर लेते हैं, उतना टेम्परेचर। फिर करते क्या है, एक परख नली में, एक परख नली में जो भी भैया डोनेट करने वाले होंगे, जो डोनर होते हैं, डोनेट करने वाला होता है भैया, तो वो क्या करेगा, हमने बताया ना कि इस परख नली में इसमें क्या करते हैं, जो शुक्राणु होता है और अंडाणु को निषेचित कराया जाता है। इसमें जैसे ये जैसे अंडाणु है, ठीक है, और उसके बाद शुक्राणु, ठीक है, इनमें क्या है, ये फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन कराया जाता है। अब जब ये निषेचित कराए जाएंगे भैया, यानी जब इनका निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद ये क्या है, भ्रूण बनेंगे। क्योंकि भैया निषेचन के बाद होता क्या है, जाइगोट बनता है, ठीक है ना, जाइगोट युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद वो भ्रूण होता है। तो इसमें जो युग्मनज यानी जाइगोट होता है उसको क्या करते हैं, फिर से महिला के यूट्रस में स्थापित कर देते हैं, ठीक। ये प्रक्रिया जहां पर फिर क्या होता है, उस भ्रूण का जो पालन पोषण है यानी उसका जो वृद्धि व विकास है एक नॉर्मल बेबी की तरह होता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया होती है IVF तकनीक या परख नली शिशु या फिर पात्रे निषेचन या स्वपात्रे निषेचन, कई नाम है बच्चों, हर साल पूछा जाता है, ठीक। हर साल आपको मतलब किसी जैसे एक सेट में आ गया, नहीं तो 3 या 4 सेट में तो हर साल पूछता है। अब तो समझ में आ गया कि भैया स्वपात्रे निषेचन क्या है। तो देखिए IVF तकनीक हमने बताया ना, ये ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष में क्या होता है, स्पर्म की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इस तकनीक में भैया सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART जिसको बोलते हैं की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से क्या है, मादा के शरीर से बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से क्या करते हैं भैया, एक परख नली में निषेचित कराया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्रे निषेचन, ठीक, या स्वपात्रे निषेचन कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को यानी जो भ्रूण बनता है उसको, इस भ्रूण को क्या कर देते हैं, हमने बताया ना भैया, इस भ्रूण को फिर से क्या किया जाता है, जो महिला होती है बच्चों, उस महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं भाई, फिर से महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो वही चीज होता है कि भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जहां पर इसकी जो गर्भावधि है वो गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री का सामान्य रूप से शिशु को मतलब स्त्री जो है वो सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब, ट्यूब का मतलब वही जो ये परख नली है, ठीक है ना। तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब जो है बेबी या फिर कह लें परख नली शिशु कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, समझ में आ गया ना, IVF तकनीक, ठीक। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक में बताया ना, कुछ भी मतलब ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपको बिना मतलब के परेशान करें, सब एकदम आसान वाले हैं। एक बार पढ़ेंगे
दोबारा आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा समझने की, एक बार में ही पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।